इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें। महोदय, नियम 56 पे बिजली भी बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूँ। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में पहले जब कोई धार्मिक आयोजन होता था तो बिजली की व्यवस्थाएं बड़ी चाक चौबंद रहती थी। इस बार चाहे मुहर्रम रहा हो, चाहे कांवड़ यात्रा चल रही हो, मेरी जानकारी में आया था कि 24 घंटे बिजली लगभग वहां रहती थी। अब स्थिति है बिजली की बहुत कमी है और जरा सी देर में फॉल्ट होते हैं। अभी मान्यवर हमारे यहाँ कुकड़ा मंडी एक जगह है, कुकड़ा मंडी बिजली घर पे बिजली चली गई और लगभग 2 दिन बाद बिजली आई। अधिकारियों के हाथ में कुछ नहीं। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा मान्यवर कि हमारे पास बिजली की कमी नहीं है लेकिन सुविधाएं पूरी नहीं है। तो मान्यवर बहुत बुरा हाल है। अभी साथियों से बात हो रही थी, देहात क्षेत्र में चाहे किसान हो, नौजवान इसलिए परेशान है, चाहे खेलने का समय हो, चाहे पढ़ाई का समय हो, बिजली की कमी है। एक ट्रांसफार्मर अगर फूक जाता है तो 2 दिन में आता है। आदेश यह है कि ट्रांसफार्मर फूकते ही बिजली विभाग बदलवा करके देगा, लेकिन कोई नहीं बदलवाता। हम जैसे लोगों को फोन करते हैं, पहले 2 दिन धक्के खाते हैं, उसके बाद ट्रांसफार्मर बदला जाता है। मान्यवर, बुनकरों के यहां या आम आदमी के यहां चले जाते हैं और जो उन्होंने कनेक्शन लिया है दबाव बनाते हैं कि इसके लिए घरेलू कनेक्शन दिखा करके उन पर जुर्माना कर देते हैं। बहुत सारे मामले हैं। माननीय मंत्री जी, इसकी जांच करा लीजिएगा, दिखवा लीजिएगा कि बिजली विभाग के लोग कितना वहां उत्पात मचाए हुए हैं। अभी मेरी विधानसभा क्षेत्र के चरथावल और पीपलहेड़ा में बिजली वालों की कमी से मौत हुई 2। एक चरथावल का हमारे त्यागी जी का बेटा जो लाइनमैन था, गरीब था, उसके घर में उसके अलावा उसे नौकरी में जो पैसा मिलता था उसी से उसका घर चलता था। मान्यवर, वो जब शटडाउन लेकर के खंबे पे काम कर रहा था, किसी ने बिजली चला दी, वो मारा गया। लोगों को धरने पे बैठना पड़ा। धरने पे बैठने के बाद बिजली विभाग के लोग वहां आए, उन्होंने सुना। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने काफी मदद करने का वहां काम किया। ऐसे पीपलहेड़ा गांव, हमारे ठाकुर साहब का बेटा जो अपनी खेत पे काम कर रहा था, 12 पे, खंबे में जो एक तान लगी होती है सपोर्ट के लिए, उस तान में करंट आया, उसकी 12 में करंट आया, उमड़ गया। मान्यवर, उसे भी बैठना पड़ा। मेरा अनुरोध है मंत्री जी, आप बहुत विद्वान हैं, इन सब चीजों को जो बार बार जो फॉल्ट होते हैं, इन फॉल्ट के लिए जो लोगों की जान जाती है, आदमी तो आप वापस लौटा नहीं सकते। कम से कम ऐसी व्यवस्था कर लीजिए कि उनके परिवार को आगे का जीवन सम्मान के साथ वो जी सके, मदद हो सके। जितनी कमियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करने का काम होना चाहिए। ट्रांसफार्मर की बड़ी दिक्कत है हमारे क्षेत्र में। मान्यवर, अभी मुझसे पहले भी बिजली मीटर की बात हुई थी, स्मार्ट मीटर की बात हुई थी। किसान जब कनेक्शन की बात करता है तो दफ्तरों के धक्के खाता है, उसे कनेक्शन मिल नहीं पाता, चाहे उसकी फसल उजड़ जाए, सिंचाई कर नहीं पाता। और जब वो दफ्तरों में जाता है तो उससे अवैध वसूली की जाती है। बहुत सारे मामले मान्यवर ऐसे हैं जो किसान को के घर नोटिस भेज दिया, जबकि उस कनेक्शन पे बिजली वहां कोई रहता ही नहीं, बिजली चली नहीं रही थी। मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि हमारे यहां, मैं जानना चाहता हूं मंत्री से, कितने सब स्टेशनों का हमारे यहां निर्माण किया गया है। मान्यवर, ध्यान दें, हमारे यहां बहुत ट्रांसफार्मर, खासतौर से मुजफ्फरनगर शहर और चरथावल, हमारी विधानसभा पूरे जनपद में बहुत सारे ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो ओवरलोड की वजह से बार बार फूकते हैं, लेकिन बिजली विभाग के लोग उसमें सुधार नहीं करते। और इस बार तो नई परंपरा हुई है मान्यवर, कावड़ के समय में कोई भी त्योहार हो, चाहे मुहर्रम का हो, कावड़ के समय में खासतौर से जो कैंप लगाए जाते थे, बिजली का जेई जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, बिजली का जेई जाता है, जाकर के उनसे दबाव बनाता है, इसका कनेक्शन लो। और बहुत सारे लोग ऐसे, मुश्किल से 2% भी लोगों ने कनेक्शन नहीं लिया होगा कावड़ सेवा के लिए। मान्यवर, 1 मिनट में बात आ गई। और फिर उनसे पैसे लेते हैं, पैसे लेकर के कैंप चल जाता है। मान्यवर, धर्म के नाम पे भी उगाही करने का काम कर रहे हैं। एक बड़ी बात हो रही, विजिलेंस के लोग सुबह 4 बजे क्या मतलब है, हम किसी दफ्तर में 4 बजे नहीं जा सकते। विजिलेंस के लोग छापा मारने के चक्कर में वहां माताएं बहनें, पूरा परिवार रहता है, बच्चे रहते हैं, 4 बजे घुस जाते हैं, 3 बजे घुस जाते हैं छापा मारने के लिए। इस पर कोई व्यवस्था मंत्री जी करें। आपका आभार। अधिष्ठाता महोदय, आपने बोलने का मौका दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका आभारी हूं जो आपने मुझे मौका दिया। ये मेरा सीधा सा प्रश्न आऊंगा कि समय कम है जी, कि हमें मेडिकल कॉलेज और पैरा मेडिकल कॉलेज में
जो आरक्षित सीटें हैं कितनी हैं और क्या उस पर सीटें भरी जा रही हैं, और जो गरीबों को एसटी एसटी क्या निःशुल्क प्रवेश दिलाएंगे। माननीय मंत्री जी उत्तर दिया है, मेडिकल कॉलेज में आपने दिया अनुसूचित जाति की 856 सीट है, अनुसूचित जनजाति की 77 और पिछड़ा वर्ग का 827 है। मान्यवर राजकीय कॉलेज की सीटों की संख्या 4303 है, 4303, उसके सापेक्ष 903 होना चाहिए था। एसटी का 64। मानो जो पिछड़क आपने दिया है, रिकॉर्ड आप दिखा लो, जो अधिकारी हो सकता गुमराह किए हों, आपने 827 दिया है 27% के सापेक्ष, और 21% के सापेक्ष दिया आपने 856। ये होना चाहिए सर 1183। मानो इसी तरीके से जो पैरामेडिकल कॉलेज हैं 10 गुना से लेकर 40 गुना सरकारी से प्राइवेट कॉलेज ज्यादा है, लेकिन आपने जो मनवर किया कि सरकारी कॉलेजों में ही हमारी आरक्षण की सीमा लागू है, तो प्राइवेट कॉलेज कहीं 10 गुना जाते हैं, तो गरीबों को उसमें शिक्षा का मौका नहीं मिल रहा है। माननीय मंत्री से मैं सीधा क्वेश्चन करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। क्या माननीय मंत्री जी संविधान की मंशा के अनुच्छेद 45 से 46 के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रों को पैरामेडिकल और मेडिकल कॉलेजों में शून्य शुल्क पर प्रवेश कराने का काम करेंगे? नंबर 1। दूसरा, माननीय मंत्री जी क्या सरकारी कॉलेजों की भांति प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज में आरक्षण की व्यवस्था लागू करेंगे? बस सीधा सा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे तारांकित प्रश्न पर अनुपूरक पूछने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यहाँ पर ये एक ऐसी भारत की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। मैं इस योजना की हकीकत पर आपका ध्यान डालना चाहूंगी, आकर्षित करना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज भारत में लगभग 17% ऐसे परिवार जो 17% परिवार अपने घरेलू बजट से 1/10 भाग जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उस पर वित्तीय तरीके से खर्च करता है, और एक कहीं ना कहीं वो जो है धकेल दिया जाता है एक कर्ज के तले, एक बोझ के तले। जिस तरीके से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में भी 19 से 24% तक 19 से 24% से अधिक परिवार अपने स्वास्थ्य वित्तीय योजनाओं के लिए, अपने स्वास्थ्य के वित्तीय खर्च के लिए कर्ज में डूबा हुआ है। जहां इस योजना का एक आशय था कि एक ऐसे परिवारों को जो गरीब तबका जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य ले नहीं पाता, स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाता पैसे के अभाव में, ऐसे गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा देना था। लेकिन इस योजना का लाभ उनको पूर्णता से कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा है, और ये इसका खूब प्रचार प्रसार प्रदेश सरकार के द्वारा भी किया गया। और अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने भी, जब हमारी एक विधायिका जी ने प्रश्न पूछा तो उन्होंने अपने बहुत तेजी से कहा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया जो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के जन योजना के कार्डों को बनाने वाला राज्य है, और उन्होंने अपनी बड़ी तेजी से पीठ थपथपाने का काम किया। पर यहाँ पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, और जनपद गोरखपुर की मैं बात करूं तो अभी हाल ही फिलहाल में जनपद गोरखपुर में एक ऐसा परिवार जहां 5 सदस्य उसके जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसमें वहां पर उसको किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिला, उसका कार्ड नहीं बनवाया गया। उसी तरीके से नेशनल हॉस्पिटल गोरखपुर में एक शैलेश पटेल जी हैं, उनके द्वारा जब उस कार्ड का उपयोग किया जाता है तो उसके इलाज को बीच में रोककर कहीं ना कहीं उनसे पैसे की डिमांड उस अस्पताल के द्वारा की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से ये भी कहना चाहूंगी कि मैं आपको ये भी हकीकत पर ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि कई बार इसमें मात्राओं की त्रुटि की वजह से लोगों के कार्ड नहीं बन पाए, और जब लोगों के कार्ड नहीं बन पाए तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से ये बात कहता है कि आपके द्वारा जो है सबसे ज्यादा कार्ड धारक है, लेकिन उनको सुविधा पाने में कहीं ना कहीं अपने आप में रह जाते हैं। क्या किसी निश्चित सीमा तक व्याकरण या लिपिक त्रुटि के कारण कार्ड से वंचित लोगों का कार्ड दिलाने का सरकार सुनिश्चित सीमा तक करने का काम करेगी? मेरा दूसरा प्रश्न इसमें यही है माननीय मंत्री जी से कि जिस तरीके से मैं पूछना चाहूंगी कि बहुत से ऐसे मृतक
जो लोग मृत्यु हो चुकी है जिनकी, उनको भी इसका लाभ अभी तक मिल रहा था, उस पर कहीं कोई उन लाभार्थियों के उस भुगतान के फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए क्या सरकार के द्वारा कोई एक उपाय जो है, कौन कौन से उपाय सरकार ने किए हैं? मेरा तीसरा प्रश्न इससे संबंधित ये है कि कहीं ना कहीं एक समस्या आती है कि जब एक इलाज के लिए कोई कार्ड धारक कहीं प्राइवेट अस्पतालों तक जाता है तो प्राइवेट अस्पताल पर पहुंचने पे कई बार उसको ये कह के वापस कर दिया जाता है कि हमारे पास बेड नहीं है। कारण केवल ये नहीं होता माननीय मंत्री जी, कारण ये भी होता है कि कई जगह ऐसे प्राइवेट अस्पतालों के कहीं 10 करोड़ कहीं 15 करोड़ का भुगतान सरकार द्वारा नहीं मिल पा रहे। इनके जी प्रश्न पूछ ले, अपना तीसरा अनुपूरक पूछ ले, उत्तर आने दे। वो लोग जो है कहीं ना, बस अध्यक्ष खत्म, धन्यवाद। वो केवल वहां पर ऐसे लोगों को जो है उनको वापस भेज दिया जाता है, कहीं ना कहीं वो अस्पताल इस वजह से भेजते हैं कि उनका भुगतान नहीं होता। क्या आपके द्वारा यहाँ केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा जिससे कि ऐसे अस्पतालों का एक सुनिश्चित सीमा तक भुगतान हो सके और जिसकी वजह से कहीं कोई आयुष्मान कार्ड धारक जो है अपने इलाज को बीच में ही उसको छोड़ने का काम ना हो। और मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक आखिरी में ये प्रश्न करना चाहूंगी, क्या माननीय मंत्री जी ऐसे प्राइवेट अस्पतालों में जहां पर जिस व्यक्ति का इलाज आयुष्मान कार्ड धारक का चल रहा होता है और उसे में किसी टेक्निकल कमी के कारण रोकने के लिए कर दिया जाता है और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, कि ऐसे प्राइवेट अस्पतालों पर सरकार कोई ठोस कार्रवाई करेगी? मैं जिस जनपद से बिलोंग करता हूं, मैं माननीय मंत्री जी की बातें भी सुन रहा था। जनपद चित्रकूट जहां से की जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है, मेरा चित्रकूट जिला आकांक्षी जिला है और उत्तर प्रदेश के 8 जिले आकांक्षी जिले के श्रेणी में है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, माननीय डिप्टी सीएम साहब भी बैठे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि उस पिछड़े जिले में हमारे जिला अस्पताल, जो संयुक्त जिला अस्पताल, उसकी हालत कितनी खराब है। इतनी स्थिति दयनीय है कि सर 3 महीने से वहां पर पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही, ट्यूबवेलों के पेयजल के टैंकरों के माध्यम से पानी दिलाया जा रहा है। आपने डायलिसिस वार्ड की बात की, अभी पानी की कमी के कारण, हाँ सवाल पे ही आ रहे हैं, सवाल पे ही आ रहे हैं। अरे तेज बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता, सुनने की भी आदत है। माननीय सदस्य अपना सवाल रखें। तेज बोलने से झूठ सच हो जाएगा। अनिल जी भी कर रहे हैं सवाल। जो सदन में 2.5 साल में माननीय मंत्री जी ने एक झूठ का पुलिंदा पूरे उत्तर प्रदेश की मेडिकल और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दिया है, उस पर हम सवाल करना चाहते हो, आपसे पूछना चाहते हो कि आज सवाल ही करें, सुनने नहीं देना, हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे चित्रकूट जो आकांक्षी जिला है वो केवल देखने के लिए आकांक्षी जिला कि कोई हमारे जिले को कोई सुविधा भी मिलेगी। आपने वहां 200 बेड का अस्पताल बना है, संयुक्त जिला अस्पताल है ना, वहां पर डॉक्टरों की कमी है, प्रसव और हड्डी के ऑपरेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे साल में सैकड़ों मौतें हमारी बहनों की प्रसव के दौरान होती है। मेरे जो क्वेश्चन है आपसे कि जो हमारा कांची जिला क्या हमारे जिले में जो डॉक्टरों की कमी है, मैं आपसे एक बार मीना विकान रोज। ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, माननीय मंत्री उसी विषय पर आ रहा हूँ सर, वो जनता से जुड़ा विषय है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा सीधा सवाल आकांक्षी जिला हमारा क्या जो डॉक्टरों की कमी है उसको दूर करने का काम आप करेंगे, पहला है। दूसरा, जो पूरे प्रदेश में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, पूरे प्रदेश में कैंसर बढ़ रहे हैं। अभी आप जब पीजीआई जाओगे, कहीं अन्य हॉस्पिटल जाओगे तो पहले जांच में नंबर लगेगा, फिर जांच रिपोर्ट आएगी, उसमें महीना 1.5 महीना का समय लगेगा कीमों में। क्या उसके लिए कोई आप स्थायी प्रक्रिया करके कैंसर के मरीजों को लाभ देने का काम करेंगे? और मेरा एक जो सवाल है कि 108 और 102 में आप कह रहे हैं बहुत अच्छा टाइमिंग है, बहुत जल्दी एम्बुलेंस पहुंच रही है। अनिल जी अपने सवाल सीधे सीधे पूछे हैं। और मेरा कहना कि जो आशा बहुएं हैं सर, अंतिम मेरी आपसे सवाल अंतिम कि जो आशा कार्यकर्ती है, क्या उनका मानदेय बढ़ाने पर सरकार? ठीक है, माननीय उप मुख्यमंत्री। अगर आप मूल सवाल देखेंगे तो इन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे और CHC पे क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं उसके बारे में पूछा है, और जो अनुपूरक पूछा है वो इससे कोई संबंध नहीं रखता है। अगर लिख के मुझसे पूछेंगे तो मैं इनको सूचना दिलवा दूंगा। ठीक है, माननीय सदस्य आपके पास, माननीय मंत्री जी इनकी जो सूचनाएं हैं उनको इनके पास पहुंचवा दीजिएगा। स्वामी ओमरेश जी,
देखिए आपने अपने संबंधित उसी की बात पूछ रहा सर संबंधित प्रश्न से हटकर जो जानकारी चाहिए वो आप तक पहुंच जाएगी। चिकित्सा उपकरणों के संदर्भ में सवाल पूछ रहा हूँ नहीं आप कि पूरे प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जिन पर जो उपकरण, चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध नहीं है, जहां पर जो आकांक्षी जिले, कमजोर जिले हैं, उन पर पूरी चिकित्सीय व्यवस्था कराने का काम आप करेंगे? अगर करेंगे तो कब तक करेंगे? अभी रविदास जी ने जो लखनऊ के प्रकरण में उठाया है, ये उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अंदर इसी तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं। सब लोग जानते हैं कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेन रेवेन्यू जनरेट करने वाला जनपद है और पीतल नगरी के नाम से वो मशहूर है। वहां पर इतने अधिक ज्यादा मजदूर वहां पर लोग रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वहां पर कई बस्ती है, वारसी नगर है, नवाबपुरा है, लालबाग है, चक्कर की मिलक है, जमा मस्जिद है, इनकी आबादी लगभग मैं समझता हूं 2 से 3 लाख है। उन सारे लोगों को नोटिस दिए गए कि आप लोगों ने जो मकान बना रखे हैं वो इल्लीगल हैं, वो गलत हैं। जबकि वहां पर रहने वाले लोग 50-50, 60-60 साल से वहां पर रह रहे थे। उनसे कहा गया कि आपने इसका नक्शा पास नहीं कराया गया है। जहां तक सवाल है, कोई भी आदमी अगर अपनी प्रॉपर्टी को वहां पर साबित करता है कि ये जमीन मेरी है, ये घर मेरा है, ये मकान है, तो सब लोग जानते हैं कि उसके पास सबसे पहला सबूत होता है रजिस्ट्री। बहुत सारे लोगों के पास वहां पर रजिस्ट्रियां हैं। दूसरे नंबर पर लोगों के पास वहां पर हाउस टैक्स की रसीदें हैं जो नगर निगम द्वारा काटी गई हैं। लोगों के पास वहां बिजली के कनेक्शन है और विद्युत विभाग द्वारा वहां पर पूरी विद्युत की व्यवस्था उन जगह पर की गई है। कॉमर्शियल बिजली के कनेक्शन है। वहां बहुत सारे लोगों के पास जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो वहां पर बने हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं, कई अच्छे मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद वहां पर बनी हुई है। लेकिन विभाग द्वारा वहां पर उन्हें नोटिस दे दिया गया, कहा कि इतने दिन के अंदर आप हटाइए, नहीं तो इनको आपको डिमोलिश कर दिया जाएगा। मेरा इतना कहना है कि वो सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो वहां पर काफी समय से रहते हैं। नगर निगम द्वारा सड़कें बनाई गई, डूडा द्वारा मलिन बस्ती की योजना वहां पर घोषित की गई। और दूसरा एक चीज और है, वहां पर एक चर्च लैंड है, जो चर्च लैंड है जो ईसाई समाज को सैकड़ों साल पहले वहां पर दी गई, उसको नगर निगम द्वारा चिन्हित कर दिया गया कि आप इसको खाली कर दीजिए। मेरा माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी यहां पर मौजूद हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, एक तरफ तो सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम गरीबों को आवाज देंगे, हम हर गरीब आदमी को आवाज देंगे, और एक तरफ सरकार द्वारा उन बस्तियों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा इस लोक महत्व के विषय पर आपसे अनुरोध है कि इसको कार्रवाई रोककर इसके ऊपर कम से कम 2 घंटे की चर्चा की जाए और उन गरीब लोगों को बसाने के लिए काम किया जाए और उनको उन बस्तियों को ना उजाड़ा जाए। ये मेरा आपसे और सरकार से अनुरोध। जी धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।